वो एक साइज सेम है ना। मुझे टेप दे दो, ये टेप ढूंढ लो कि कहाँ पर है टेप हमारा। एक कॉपी भी लेकर आने, ये टेप भी लेकर आते हैं, कॉपी भी लेकर नमाज मगरिब की खुद पढ़ता नहीं। सेब भी काट दो। हाँ कैसे बोलते कड़क सेब है ना, कैसे कड़क सेब। Hello everyone, Assalamu alaikum. Am I audible to all of you? अच्छा, एक दो मिनट रुक जाए और भी लोग आ जाए, मेरे पहले इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट करनी है। अच्छा जी, so the news from the center is कि भाई मगरिब जो है वो 6 बजे के बाद हो रही है, भाई 6:05 पे। तो जो मेरी A2 की क्लास है ना, वो मैं नमाज पढ़ के स्टार्ट, तो यूजुअली आई स्टार्ट A2 at 6:15 और फिर उसको 45 मिनट से मुझे एंड करना पड़ता है। तो व्हाट आई हैव डिसाइडेड दैट फ्रॉम वेडनेसडे ऑनवर्ड्स तुम्हारी मंडे वेडनेसडे की क्लास है ना, उसको हम 15 मिनट्स आगे ले जाएंगे। 7 to 8 की जगह 7:15 to 8:15 करते हैं, ताकि A2 की मैं अपनी क्लासेस हो, क्योंकि अक्सर ये जो हम 5-10 मिनट लेट स्टार्ट करें उसकी वजह यही है कि मुझे 45 मिनट्स में कवर हो नहीं पाता है, तो फिर मुझे क्लास स्ट्रेच करनी पड़ती है। तो नेक्स्ट वीक से ना उसको फेयर कर लेते हैं, 6:15 to 7:15 हम A2 कर लेंगे और फिर इंशाल्लाह 7:15 to 8:15 हम A2 कर लेंगे, AS कर लेंगे, ठीक है। Alright जी, so our previous class was all about waves, was all about introduction to waves, right? Or in the previous class I talked to you all about how wave is produced. हमने बात की कि भाई like whenever in this universe there is a disturbance, there is a vibration, it will result in production of wave, ठीक है ना, तो वेव बन जाएगी। जब कोई डिस्टर्बेंस होती है उससे एक एनर्जी निकलती है जो मीडियम के थ्रू जाती है, और वो मेक श्योर करती है कि वो मीडियम के थ्रू जहां से भी जा रही है, रास्ते में जितने भी पार्टिकल्स आते हैं वो उनको वाइब्रेट कराते हैं। एंड व्हेन द वेव हैज पास्ड, व्हेन द एनर्जी हैज पास्ड थ्रू द मीडियम, तो फिर वो वाइब्रेशन रुक जाती है। आई थिंक इतना ही बेसिक बताया था। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्टोरी सुनाई थी आप सबको, लाइक अबाउट हाउ आई saved myself from a very intelligent woman in my university class. So क्योंकि हमें वेव्स पढ़ना है बिल्कुल बिट बाय बिट, आज हम थोड़ा सा आगे जाएंगे एंड आई एम प्रीटी श्योर कि हमने ये वाली बेसिक ड्राइंग मैंने आप लोगों से जरूर शेयर की होगी पिछली क्लास में, कि हाउ the molecules of the air look like when there is no sound, and when there is sound energy passing through the air. This is how the air molecules look like. Okay, so we see series of compressions and rarefactions. Okay, and this series of compression and rarefaction will end to form if there is no more sound energy passing through it. और ये इस बात की इंडिकेशन है कि पार्टिकल्स सिर्फ वाइब्रेट कर रहे हैं, दे आर नॉट मूविंग विद द एनर्जी। एनर्जी तो आगे जा रही है, but there are particles that are oscillating, coming closer to each other, then going away from each other, forming compressions and rarefactions, but energy जो है वो आगे की तरफ क्या हो रही है, ट्रांसफर हो रही है। अब इसमें
जब एनर्जी साउंड के थ्रू ट्रांसफर हो रही थी, तो लेट्स पिक अप एनी सिंगल मॉलिक्यूल, कोई एक पार्टिकल पकड़ लेते और उसकी वाइब्रेशन को, उसकी मोशन को स्टडी करते। सो व्हाट हैपेंस इज कि जब आप किसी भी एक पार्टिकल को पकड़ते हो ना और उसकी साउंड वेव में वाइब्रेशन को देखते हो, तो पार्टिकल लेट्स से अपने एक मीन पोजीशन होता है, वो मीन पोजीशन से टू द राइट जाता है, फिर वापस मीन पर आता है, फिर टू द लेफ्ट जाता है, फिर वापस मीन पर आता है, और इस तरह उसका एक ऑसिलेशन कंप्लीट हो जाता है। So let's say this is t equal 0, this is t equal 2 seconds, this is t equal 4 seconds, this is t equal 6 seconds, this is t equal 8 seconds. ये आमतौर पर 8 सेकंड की वाइब्रेशन होती नहीं है, बट अभी मैं वक्ती तौर पर लाइक ऐसी आर्बिट्ररी मैंने एक वैल्यू सेलेक्ट कर ली है। जब मेरा पार्टिकल मीन पोजीशन से दूर जाता है, तो उस वक्त इसका डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम टू द राइट जाता है 3 सेंटीमीटर और टू द लेफ्ट भी जाता है 3 सेंटीमीटर। ठीक है। So if I talk about my vibrating particle, तो मेरे पार्टिकल की वाइब्रेशन कुछ ऐसे है, बिल्कुल लेट से मेरी नाक के आगे पार्टिकल का मेन पोजीशन है, so it moves to the right, then it comes back to main position, then it moves to the left, then it comes back to main position, and that completes one oscillation. अब to the right ना मैक्सिमम ये 3 सेंटीमीटर गया, तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू बढ़ रही है, 0, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, फिर वापस 2 सेंटीमीटर, फिर 1 सेंटीमीटर, फिर 0, फिर -1, फिर -2, फिर -3 because now it has moved to the left, फिर -2, फिर -1 और फिर 0। इस तरह डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू चेंज हो रही है। सही है। अगर मैं इस पार्टिकल का लाइक डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ स्केच करना चाहूं, तो हाउ that would look like. So this is displacement with respect to time. तो मेरे वाइब्रेटिंग पार्टिकल का जो मेन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है ना, वो 3 है। मैं टाइम मार्क कर लेता हूँ 2, 4, 6, 8, 10, 12। okay, at t equals 0 my vibrating particle is at mean position. So at t equals 0 the displacement is 0. Okay, at t equal 2 seconds my particle is at the maximum displacement to the right. Let's say to the right मैंने positive लिया होगा, so at 2 seconds the displacement is 3. Okay, फिर 4 seconds पे वापस मेरा particle mean position पे आ जाता है, so the displacement is 0. फिर 6 सेकंड पे वो -3 पे चला जाएगा, इधर आके मेन पोजीशन से 3 सेंटीमीटर पीछे चला गया, so I'm gonna keep that displacement as -3, और फिर 8 सेकंड्स के बाद वो वापस मेन पोजीशन पर आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। अब अगर कंटिन्यूअस वेव है और पार्टिकल कंटिन्यूअसली ऑसिलेट कर रहे हैं, तो यही चीज फिर रिपीट होती रहेगी, मीन से एक्सट्रीम, एक्सट्रीम से मीन, फिर मीन से एक्सट्रीम, फिर अदर एक्सट्रीम। अगर मैं इन सारे पॉइंट्स को कनेक्ट करूँ ना, मैंने तो एक्सट्रीम पॉइंट बनाया, बीच में और भी डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू निकालना शुरू करूं और मैं उन सारे पॉइंट्स को प्लॉट करके फिर उनको स्केच करूं, तो आई विल एंड अप विद अ साइनोसॉइडल कर्व लाइक दिस। एंड वी आर वेरी यूज्ड टू एंड वी आर वेरी फेमिलियर ऑफ दिस पर्टिकुलर शेप, यू नो, दिस पर्टिकुलर थिंग दैट वी कॉल एज वेव। हमारे दिमाग में यही तो होता है, इस तरह से जा रहा हूं, यही तो वेव होता है। ये वेव नहीं है, ये एक सिंपल डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, बस, और कुछ भी नहीं है। So this is nothing but a simple displacement time graph of a vibrating particle in a medium, कि भाई जिसके थ्रू कोई वेव प्रोपेगेट करती है। हाँ, मैं मानता हूं कुछ वेव्स ऐसी हैं जो दिखती भी ऐसा ही है इत्तेफाक से, जैसे वाटर वेव्स पानी में, मैंने कहा ना बीच समंदर में आप वेव्स देखेंगे तो वो कुछ ऐसा साइनोसॉइडल शेप ही लेके बैठे हुए होते हैं। इसको मैथमेटिकली साइनोसॉइडल शेप कहते हैं। जिन्होंने मैथ्स में साइन कॉस के ग्राफ पढ़े हुए होंगे उनको पता होगा ये इस तरह का बनता है। But not necessarily every wave should look like this. But every wave will have a displacement time graph like this. Waves का जो displacement time graph होगा ना, वो ऐसा ही होगा। जैसे मैंने भी जो आपको एग्जांपल दी है वो एक लॉन्गिट्यूडनल वेव की। लॉन्गिट्यूडनल वेव और ट्रांसवर्स वेव में फर्क ये होता है
कि जैसे फॉर एग्जांपल ये लॉन्गिट्यूडनल वेव है ना, इसमें एनर्जी आगे की तरफ जा रही है और पार्टिकल ऑसिलेट भी इसके पैरेलल ही कर रहा है, यू नो, एक्स एक्सिस पे ही ऑसिलेट कर रहा है। जैसे लॉन्गिट्यूडनल वेव जिसमें एनर्जी का ट्रांसफर और पार्टिकल की वाइब्रेशन सेम डायरेक्शन में होती है। ट्रांसवर्स वो होता है जिसमें पार्टिकल की वाइब्रेशन परपेंडिकुलर होती है, उसमें आमतौर पर ना बहुत सारी वेव्स में इस तरह का शेप बन जाता है, बट जरूरी नहीं कि हर वेव दिखे भी ऐसी, बट जो वाइब्रेटिंग पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होगा ना वो ऐसे ही। इसमें दो इंपॉर्टेंट चीजें समझने वाली, वो यही कि देयर इज अ टाइम जिसमें आपका वाइब्रेटिंग पार्टिकल अपनी एक पूरी ऑसिलेशन कंप्लीट कर लेता है, उस टाइम को फिजिक्स में कहते हैं टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, या टाइम पीरियड ऑफ द वेव का मतलब भी यही है कि वाइब्रेटिंग पार्टिकल की कितनी देर में अपना एक ऑसिलेशन कंप्लीट कर रहा है। अच्छा, फिर थ्रू आउट द ऑसिलेशन वाइब्रेटिंग पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट है ना वो चेंज हो रहा है, जीरो भी है, बढ़ रहा भी है, कम हो रहा है, तभी तो डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ फिक्स नहीं है, ऊपर नीचे हो रहा है। There is a thing called displacement and there is a thing called amplitude. डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू बढ़ रही है, कम हो रही है, लेकिन जब डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू बढ़ रही होती है ना तो उसके बढ़ने की एक लिमिट है। अगर आप इस केस में देखें तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट 3 से ज्यादा नहीं हो रही है, तो ये जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट है ना, कि इससे ज्यादा डिस्प्लेसमेंट नहीं होगी इस वेव में किसी भी पार्टिकल की, उस वैल्यू को एम्पलीट्यूड कहते हैं, विच इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। वो एम्पलीट्यूड इसका फिक्स है, वो 3 है। डिस्प्लेसमेंट 0 भी है, 1 भी है, 1.1 भी होगा, 1.5 भी होगा, 1.8 भी होगा, 2 भी होगा, 2.5 भी होगा, 2.9 भी होगा, 3 भी होगा, 3.1 नहीं होगा। 3 के बाद वापस आ रहा है ना, सो दैट वाज योर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो उस मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट को एम्पलीट्यूड कहते हैं। So the time taken for one complete oscillation of a point in a wave is called the time period, capital T. इसे क्या कहते हैं, इसे फिजिक्स में कहते हैं time period. Sir, जी जी please. dude, won't be minus as well because it's also at the maximum point. Sorry, it won't be what as well? -3, it's also at the नहीं, maximum. एम्पलीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होता है, एम्पलीट्यूड हमेशा पॉजिटिव ही होता है, एम्पलीट्यूड Okay. नेगेटिव नहीं लेते। ठीक है, सो ये अच्छा सवाल आपने पूछ लिया। +3 -3 में अगर कोई आपसे कहता है एम्पलीट्यूड या, तो -3 इज नॉट एन एम्पलीट्यूड, +3 इज द एम्पलीट्यूड। ठीक है, सो यू ऑलवेज कीप द पॉजिटिव वैल्यू एज द एम्पलीट्यूड, क्योंकि वो मैग्नीट्यूड पे ही डिपेंड करता है। ठीक है, अच्छा अभी सुनते रहना। द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस per unit time of a point in a wave is called its frequency f. So frequency in physics, the term frequency in physics is derived from an English word frequently. Okay, so if I am taking a lot of classes in a week, so you would say Sir Pasha is conducting very frequent classes. Okay, so it simply represents number of occurrence in a given time. Okay, so if your friend visits your house almost every day, so you would say कि भाई वो her visit is very frequent. Okay, so the frequency of her visit is too much. समझ रहे हो आप मेरी बात? So कोई भी चीज कितनी दफा हो रही है, you know, like number of occurrence of any event in a unit time is what we call as the frequency. For sound waves, the higher the frequency of a musical note, the higher is its pitch. The higher is its pitch होगा, या higher is pitch क्या होता है? खैर, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा उसकी पिच ज्यादा। ओके, ये वैसे ए लेवल्स में इतना नहीं पूछते, बट आपने ओ लेवल्स में पढ़ा होगा कि साउंड के 2 पैरामीटर्स हैं, कॉमन पैरामीटर। वैसे तो बहुत सारी चीजें जो साउंड में मेजर होती हैं, एक लाउडनेस और एक पिच यानी श्रिलनेस। जो मर्दाना आवाज होती है ना, आमतौर पर जो जेंटलमैन वॉइस होती है, उसकी लाउडनेस ज्यादा होती है। कोई क्या कर रहे हो, ये जो आवाज है ना, लाइक अगर आप इस आवाज को माइक्रोफोन पे डिटेक्ट करके इस पूरे सिग्नल को रीड करें किसी सीआरओ पे, जिसमें कोई आदमी बहुत भारी आवाज के साथ बात कर रहा हो, तो उसका ऑटोमेटिकली आप जब आउटपुट देखेंगे ना सीआरओ पे, तो यू आर गोइंग टू फाइंड वेरी हाई एम्पलीट्यूड्स ऑफ वेव। जो जनाना आवाज होती है, जो फेमिनिन वॉइस होती है,
आमतौर पर खवातीन की आवाज श्रिल ज्यादा होती है, शार्प ज्यादा होती है, जिसकी पिच ज्यादा होती है। परफेक्ट श्रिल आवाज की एग्जाम्पल होगी किसी खातून के आगे ना वो रख दें लाल बैग एकदम अचानक से ना, तो एक चीखने की आवाज आती है ना, तो वो बड़ी शार्प आवाज होती है, समझ रहे हो। सो वो क्या होती है, लेकिन उसकी श्रिलनेस ज्यादा होती है, उसकी पिच ज्यादा होती है। तो ये तो खैर बस वैसे आपकी इंफॉर्मेशन के लिए था। फ्रीक्वेंसी इज मेजर्ड इन हर्ट्ज। एक हर्ट्ज का मतलब एक ऑसिलेशन पर सेकंड। ओके, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव इज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। अच्छा, ये आप सबने ना ओ लेवल्स में पढ़ा होगा कि F इज इक्वल्स टू 1/T। सबको याद आ रहा है ये? आज मैं आपको इसके पीछे की लॉजिक समझा देता हूँ। एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं, ठीक है भाई। एक मिनट दीजिएगा वैसे। क्या नाम है आपका? एमन। एमन एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो है, बिल्कुल भी पर्सनल लेने की जरूरत नहीं, गौर से सुनना है और फिर मुझे रिस्पॉन्ड करना है। एक सिचुएशन आपके सामने रखूंगा, टोटली हाइपोथेटिकल, नो रियलिस्टिक। एक लेट से आपकी खाला है और एक आपकी फुप्पो है, यू अंडरस्टैंड, खाला एंड फुप्पो। सो योर फुप्पो विजिट्स योर हाउस 2 times a year. Okay, फुप्पो is paternal aunt, right? And your khala visits your house 365 times a year, maternal aunt. Okay, you being the host, you will have to do the hostings. Okay, मतलब मेहमान नवाजी। So आप ज्यादा मेहमान नवाजी किसकी करेंगी, ज्यादा अच्छी होस्टिंग किसकी करेंगी, खाला की या पप्पो की? भाई ज्यादा अच्छे से उनके लिए बहुत खाना वाना किसके लिए बनाएंगे? फुप्पो के लिए ना, बिकॉज वो सिर्फ 2 दफा आ रही है साल में और खाला 365 टाइम्स आ रही है। एक चीज मैं आपको बताना भूल गया था, फुप्पो जब भी आ रही है 6 महीने के लिए आ रही है, सही है, और खाला जब भी आ रही है 1 दिन के लिए आ रही है, ठीक है। अब इस बहुत ही बेतुकी एग्जाम्पल में अकल वालों के लिए बहुत कुछ है सीखने को। जिस इवेंट का टाइम पीरियड ज्यादा होता है, ऑटोमेटिकली उसकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है, यानी उसकी नंबर ऑफ अकरेंस इन अ गिवन टाइम कम हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि पप्पो आपसे मोहब्बत नहीं करती है इसलिए वो ज्यादा दफा नहीं आती, एक्चुअली वो बेचारी मजबूर है कि वो साल में 2 दफा से ज्यादा आ ही नहीं सकती, क्योंकि वो जब भी आ रही है सिर्फ 6 महीने के लिए आ रही है। आप समझ रहे हो मेरी बात? सो द मैक्सिमम नंबर ऑफ विजिट्स दैट शी कैन डू इज 2। समझ रहे हो मेरी बात? क्योंकि साल खत्म हो जाएगा फिर इन अ ईयर, whereas because Khala's visit is small, her time period is less, so her frequency is very high. She can be at your house 365 times a year. The same is for a wave. It's if let's say there's a wave whose time period is 1 second, so the particles in that wave can oscillate only once in a second, because time period 1 second है, तो 1 second एक दफा ही oscillate कर सकेंगे। But if for a wave the time period is 0.5 seconds, the vibrating particles can now oscillate 2 times in 1 second. अगर आधे सेकंड की वेव है ना, तो 1 सेकंड में कितनी दफा ऑसिलेट करेंगे? 2 दफा करेंगे। अगर आपकी वेव का टाइम पीरियड है 0.1 सेकंड, तो वो वेव 1 सेकंड में 10 दफा हो सकती है, उसकी फ्रीक्वेंसी 10 हर्ट्ज हो जाएगी, बिकॉज़ इट कैन ऑसिलेट 10 टाइम्स इन 1 सेकंड, क्योंकि उसका टाइम पीरियड 0.1 सेकंड है। So you keep decreasing the time period and you'll find more number of waves per second. You'll find more frequent oscillations. Consequently, अगर आप किसी वेव का टाइम पीरियड करते हैं 2 सेकंड, तो वो 1 सेकंड में आधा ही हो पाएगा, समझ लो। तो लाइक उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी? 0.5 हो जाएगी। So it's very fair to say that frequency and time period are reciprocal of each other. The greater the frequency, the lesser the time period, and the lesser the frequency, the greater the time period. Do you all understand?
Isn't it the same thing that Popo is coming for बोल रही उल्टा time क्या हुआ? वो 6 महीने आ रही हैं और खाला 365 days आ रही हैं वो भी एक दिन रह रही हैं तो isn't it this similar thing? It's the same thing. Yeah, it's the same thing. It's the same thing, But you are But- saying that the frequency of khala is more because of which the time period is less. yeah, because automatically, if your event takes lesser time, you can do that event multiple times in a given year. समझ रहे हो आप? So you एक say event that है ही 6 can महीने time- में, तो साल में आप 2 दफा ज्यादा कर ही नहीं सकते. समझ रहे हो? Yep. You mean to say frequency and time is directly proportional? Yeah, inversely proportional. Sorry, You- inversely. हाँ, see, okay. Okay. Okay, guys. So अब हम बात करेंगे एक जी बेटा अजान हो रही है. हो गया था. आज आई थिंक डिस्टिंक्शन की वो आना शुरू हो गई है आज. इस बार सीरियस है, वो ज्यादा डिस्टिंक्शन नहीं आ रही. 2 बच्चे तो अभी तक हमारे पास आ चुके हैं डिस्टिंक्शन के. लाइक सुबह से 2 वर्ल्ड डिस्टिंक्शन सुन चुका हूँ. एक सरोमैर मसूद की, एक मिस अस्मा की आई है ओ लेवल्स में. सही है. सही, सरली की भी आ गई है. अच्छा, एएस में लाइक सीडर में 2 बच्चे हैं जिनके हमारे पास डिस्टिंक्शन आ चुकी है. लाइक केमिस्ट्री टॉट एएस में बेस्ट अक्रॉस आती है ना, बेस्ट अक्रॉस 3, बेस्ट अक्रॉस 5. तो एक तो बच्चा है माशाल्लाह यार, उसने 5 सब्जेक्ट दिए, 5 में उसका ए है, बेस्ट अक्रॉस 5. यानी ऑल अराउंड द, आई थिंक चेक करूंगा रीजन में, ये कंट्री में आई है. देख जितने ही बच्चों ने 5 सब्जेक्ट दिया था ना, उसमें भी भाई सबसे ऊपर आया ना. सो
ठीक है, केमिस्ट्री में मिस पारसा ने पढ़ाया था, फिजिक्स मैंने पढ़ाया था, तीसरा सब्जेक्ट पता नहीं किसने पढ़ाया था। बेस्ट अक्रॉस 5 वाले को तो मेरी वो भाई अलग ही बच्चा है यार माशाल्लाह। वो यानी आई एम प्रीटी श्योर कि उस बच्चे का ना लाइक ए लेवल में आ जाएगी डिस्टिंक्शन, प्रॉपर डिस्टिंक्शन, यानी किसी सब्जेक्ट में वो टॉप मार जाएगा ना। बट उसने 5 लिया हुआ है, बट मार जाएगा। बट उसकी डिस्टिंक्शन का ना लाइक अगर मैं क्रेडिट लूंगा ना, मैं बहुत अनफेयर क्रेडिट लूंगा, बिकॉज वो बच्चा लिटरली मेरी क्लास के आखिरी कोने में बैठा हुआ होता है, बड़ा डिसिप्लिन है, चुप से ना सिर्फ सुन रहा होता है या कभी कभी अपना काम कर रहा होता है। मतलब इतने गिफ्टेड होते हैं माशाल्लाह कुछ बच्चे। फिर ना लाइक इफ आई थ्रो एन ऑर्डिनरी क्वेश्चन ऑन स्क्रीन ना, ये मैं A2 की बात बता रहा हूं, तो वो सॉल्व भी नहीं करता। अगर मैं उसको बोलूंगा ना ये मुश्किल है, लाइक एक ऐसा क्वेश्चन जो मैंने ट्राई किया हुआ कि मैंने हर कॉलेज में किसी एक बच्चे से नहीं, तो फिर वो उस क्वेश्चन को सीरियस ले, आर यू श्योर दिस इज अ डिफिकल्ट वन? अबे हाँ भाई, तू ट्राई तो बोलेगा बस ठीक है, फिर अब आप कराइएगा। फिर वो बैठेगा, वो माशाल्लाह लिटरली 4 to 5 मिनट बाद ना चुप से मुझे आवाज देगा, मेरे कान में जवाब बताएगा इसका आंसर ये, और मेरी हंसी आती है, सही कह रहा है, इसका आंसर यही है। सो माशाल्लाह इज अ वेरी गिफ्टेड चाइल्ड। तो अगर उस बच्चे का डिस्टिंक्शन आ जाता है तो एक्चुअली इसकी अपनी मेहनत बहुत ज्यादा होगी, हम तो बस कन्वे कर देते हैं कॉन्सेप्ट। सो a wave pulse traveling along a rope. So to understand the nature of a wave, let us look at a simple wave produced when one end of a horizontal stretched rope is shaken up and down. ठीक है भाई, सीन ये है कि मेरे पास एक रोप, एक रस्सी है, ठीक है, जो एक एंड से फिक्स है और दूसरा एंड मेरे हाथ पे। तो अगर मैं उस रस्सी को ऐसे ऐसे करके लाइक शेक करूं तो मैं उसमें वेव प्रोड्यूस कर सकता हूं। मैं जब उसे शेक करूंगा ना, तो मैं इससे पहले कि हम प्रॉपर वेव का कॉन्सेप्ट पढ़े, जिसको हम कंटिन्यूअस वेव कहते हैं, जो आप वो लेवल्स में जितनी भी आपने वेव पढ़ी ना, वो सब कंटिन्यूअस वेव। लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट जस्ट अ वेव पल्स, कि भाई वेव थी जिसको ना मैंने ऐसे बस एक बार ऐसे करके छोड़ दिया, यू नो, स्ट्रिंग का एक एंड फिक्स है, दूसरे एंड से बस एक झटका दिया, बस अप एंड डाउन और पे छोड़ दिया, तो एक कंटिन्यूअस वेव नहीं बल्कि बस एक वेव पल्स जनरेट। तो पहले ना उस पल्स को स्टडी करते हैं कि आखिर उस पल्स के साथ क्या होता है, ठीक है। सो लेट्स से ये मेरे गुनाहगार हाथ, इन हाथों में रस्सी और दूसरा एंड इस स्ट्रिंग का एक बॉल से कनेक्टेड है, ओके। एंड व्हाट आई डिड वाज के नो कंटिन्यूअस वेव, जस्ट अ पल्स, ओके। तो बस एक बार ऊपर करके नीचे कर दिया, हाथ झटका दे दिया, जिससे वेव प्रोड्यूस हो गई। अब ये जो वेव पल्स है ना, ये मूव करेगी अलोंग द स्ट्रिंग, ठीक है। एट t = 0 अभी लेट्स से ये पल्स यहाँ पर है, और जो एनर्जी मूव कर रही है, यानी वेव मूव करने का मतलब एनर्जी मूव कर रही है, वो जो मूव कर रही है वो टू द राइट जा रही है, लेट्स से विद अ वेलोसिटी v, एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ। और इस स्ट्रिंग के 3 पॉइंट्स मैंने पिक कर लिए, लेट्स से पॉइंट q, पॉइंट r एंड पॉइंट p, इक्वी डिस्टेंट पॉइंट्स हैं। या किसी का माइक खुल गया है तो सही है। थोड़ी देर बाद ये पल्स आगे चली गई, तो पॉइंट p पे मामला ठंडा हो गया, क्योंकि वाइब्रेशन सिर्फ उस वक्त तक होगी जब तक कि ये एनर्जी वहां पर है। दिस एनर्जी एक्चुअली कॉजेज द पार्टिकल्स टू ऑसिलेट, और फिर आगे निकल जाती है तो पार्टिकल के पास ऑसिलेट करने के लिए एनर्जी नहीं बचती है। तो t = 0.1 सेकंड्स के बाद ये टाइम मैंने आर्बिट्रेरी ले लिया, 0.1 सेकंड बाद आपकी वेवलेट से पॉइंट q पर पहुंच गई, 0.2 सेकंड्स के बाद आपकी ये पल्स पॉइंट r पे पहुंच गई, ठीक है। अभी बस इस qp से लेके r तक की मूवमेंट को ना बिट बाय बिट डिस्कस करते हैं, बाद में रिफ्लेक्ट होके वापस भी आ सकते हैं, बट अभी आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दैट डिस्कशन। तो द वेव पल्स कैरीज energy from the source down the length of the rope. When the wave pulse reaches a given point, such as P, the part of the rope at P acquires energy. Down the length of the rope का मतलब down का मतलब नीचे नहीं होता, down का मतलब बहुत जगहों पर along भी होता है। जैसे हम क्रिकेट में जब आगे बढ़ के शॉट मारते हैं ना, तो कमेंटेटर कहता है
Here he goes down the ground. तो down the ground का मतलब जमीन के अंदर नहीं गया, like along the ground आगे आया, समझ रहे हो आप? So जैसे ही आपने झटका दिया वेव पल्स, तो आपके हाथ में एनर्जी थी, आपने वर्क किया, जिसकी वजह से एनर्जी मूव करना शुरू हुई. So the wave pulse carries energy from the source down the length of the rope. When the wave pulse reaches a given point such as P, the part of the rope at P acquires energy. तो अभी वो आपका पल्स जब पॉइंट P पर है, तो वो जहां पर होगा वहां पे जो पार्टिकल होंगे वो थोड़ा नाचना शुरू हो जाएंगे, वो डिस्टर्ब हो जाएंगे अपनी मीन पोजीशन से. That enables it to move upward, जिसकी वजह से वो ऑसिलेट डिस्टर्ब हो जाएगा अपनी पोजीशन से. The energy acquired comes from the source which is in the hand. और वो एनर्जी कहां से आ रही है? वो आपके हाथों से आ रही है, which was serving as the source of the wave. The wave pulse moves with a constant speed v along the rope. आमतौर पर मीडियम चेंज नहीं होता है ना, सेम मीडियम पे वेव की स्पीड भी चेंज नहीं होती. तो वो let's say that speed is v. The distance x through which the wave pulse moves in time t is vt. So s is equals to vd. Distance is equals to speed into time, where v is known as velocity of the wave. अब इसमें एक बहुत अहम चीज है, जितनी जल्दी समझ लो कि किसी वेव में speed of the wave या velocity of the wave का मतलब speed with which the energy is being propagated. ठीक है? तो स्पीड का मतलब पार्टिकल्स किस स्पीड से मूव कर रहे हैं ये नहीं है. स्पीड का हमेशा मतलब होता है एनर्जी किस स्पीड से जा रही है. सो व्हेन वी से v is the speed of the wave, v means v is the speed with which the energy is being propagated through the wave. So each particle is displaced through only a small distance before returning to its original position after the wave. और हर पार्टिकल बस थोड़ा सा डिस्प्लेस होता है, फिर वो अपनी उसी हालत में वापस आ जाता है जहां पे वो पहले था. And then the last discussion is कि after the wave passes through, no permanent displacement is produced. Successive particles along the rope perform the same vibration but at different instant. Okay? तो सबकी वाइब्रेशन एक जैसी है, सबकी डिस्टरबेंस एक जैसी है. जितना ऊपर पी आया था उतना ऊपर क्यू भी आएगा, उतना ही डिस्टर्ब क्यू भी होगा, आर भी होगा, बट अपनी अपनी बारी में. और जब एनर्जी गुजर जाएगी तो उनकी डिस्टरबेंस बंद हो जाएगी. तो अभी तक हमने कोई ऐसी चीज तो नहीं पढ़ी है ना जो अब तक हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट से कॉन्ट्रडिक्ट कर रही है. ठीक है? अब बात करते हैं कंटिन्यूअस वेव. What happens कि अगर मैं रस्सी को दूसरी तरफ से पकड़ के कंटिन्यूअसली हिलाता रहूं, कंटिन्यूअसली पल्स भेजता रहूं, डिस्टरबेंस देता रहूं, तो एनर्जी भी कंटिन्यूअसली ट्रांसफर होती रहेगी और उस वेव को बिट बाय बिट पढ़ने में मजा आएगा. ये क्या हो गया? कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं, जरा उन क्वेश्चंस को ले लेते हैं. सर लगातार मूव करें. हाँ, अगर अब अगला वो ये कंटिन्यूअस मूवमेंट है. व्हाट अ शॉट बाय बॉबी. मैच चल रहा है. अच्छा, why can't energy be evenly separated through the rope? Evenly separate मतलब कैसे होगा? Spread through the rope मतलब एनर्जी आगे जाएगी तो ही वहां पर डिस्टरबेंस आएगी ना. तो अगर एक सिंगल पल्स है तो इस वक्त वो पल्स बस जहां पर एनर्जी वहीं पर है. अब कंटिन्यूअस में होगा. So the energy will transfer remains constant if the rope is getting moved from both the sides. समझा नहीं यार मैं सवाल. Shifa, sorry I couldn't get your question. Can you please turn on your mic? Energy will transfer remain constant if the rope is getting moved from both the sides. अच्छा, दोनों तरफ से अगर आप डिस्टरबेंस कर रहे हो, शिफा वो हम पढ़ेंगे बिल्कुल एंड में, जिससे स्टेशनरी वेव कहते हैं. कि अगर दोनों तरफ से वेव आती है ना, तो दोनों वेव्स का आपस में इंटरफेरेंस होता है और उनके कंटिन्यूअस इंटरफेरेंस के नतीजे में ना एक वेव बनती है जिससे स्टेशनरी वेव कहते हैं.
वो वेव रुकी हुई मालूम होती है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे, बट वो हमारा लाइक वेव का सबसे एंड होगा, लाइक तकरीबन 2-3 हफ्ते बाद उसकी बारी आएगी। सही है, मैं समझ गया तुम क्या कहना चाह रहे हो। अभी तो हम बेसिक जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ वेव्स ही पढ़ रहे हैं। ओके, सो टॉकिंग अबाउट कंटिन्यूअस वेव्स, suppose now that end of the rope is moved continuously up and down, okay, in simple harmonic motion. Simple harmonic motion एक concept है जो A2 में पढ़ाते हैं, you know, like there is a particular type of vibration जिसके result में ही ये वाली wave बनती है, ठीक है। अब AS में ना वो है नहीं, तो बस सिर्फ नाम लेके निकल जाऊंगा मैं आगे, इसका मतलब क्या होता है और ये वाइब्रेशन होती है, इसके ऊपर पूरा चैप्टर है A2 में, बड़ा चैप्टर है, यू नो, बिकॉज जो ज्यादातर वेव बनती है ना उनका आउटपुट होता है इसलिए क्योंकि ज्यादातर जो नेचुरल ऑसिलेशंस होती है ना वो होती है सिंपल हार्मोनिक है। अब वो क्या है कैसे है वो अभी हम डिस्कस कर सकते हैं, फॉर दैट विल हैव टू मूव टू A2, बट अभी बस लेट्स से आप कंटिन्यूअसली ऑसिलेट करा रहे हैं जिससे साइन वेव बनना शुरू हो जाएगी। द मोशन इज ट्रांसमिटेड डाउन द रोप इन द फॉर्म ऑफ कंटिन्यूअस वेव। अब एक झटका नहीं, अब मुसलसल कंटिन्यूअस वेव आ रही है ना, दिस पैटर्न इज नोन एज वेव फॉर्म ऑफ द वेव। अब आपको ना प्रॉपर वेव फॉर्म बनती हुई नजर आएगी। अब ये जो रस्सी है ना ये मेरे हाथ में, और देख लो एनर्जी आगे जाए जा रही है, तो फॉर एग्जांपल जब मैंने ये पल्स भेजा था ना, ये पल्स आगे गया तो पीछे से और पल्स आती जा रही है आती जा रही है, तो अब आप प्रॉपर ना वेव फॉर्म आपको बनना शुरू नजर आओगे, आगे जाते जाओगे और बनती जाएगी, ठीक है। Now the actual party begins here. Okay. ये क्या है? ये कोई ग्राफ नहीं है, ये एक्चुअल वेव है। You know, this is an actual visualization of a wave. I do understand not all the waves look like this, but this wave actually looks like a sine curve. Okay. इसकी विजुअलाइजेशन ही ऐसी। अब यहाँ पे अगर मैं होशियारी करूं, इस एक्चुअल वेव की लेट्स से फोटो लूं, या थोड़ी देर के लिए इस वेव को अपने सामने इमेजिन करूं कि ये रुक गई है, और इसमें ना मैं 2 एक्सिस बना दूं, 2 लाइनें बना दूं, एक y एक्सिस और एक x एक्सिस, तो ये एक एक्चुअल विजुअल रिप्रेजेंटेशन तो है ही वेव की, ये इसी वेव का डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ग्राफ बन जाएगा। देखो पीछे जो हमने बनाया था ना वो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ था, ये इस वेव का डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस टाइम ग्राफ बन जाएगा। क्या मतलब? मतलब ये कि यहां से लेके यहां तक जितने भी पार्टिकल्स हैं इस गिवन इंस्टेंट पे उनका क्या डिस्प्लेसमेंट है। अगर आप वो डिस्प्लेसमेंट का विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस ग्राफ बनाना चाहते हैं तो ये जो वेव है ना ये इटसेल्फ इसका डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ग्राफ है। जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका पार्टिकल जो है मीन पोजीशन पे, तो इसका डिस्प्लेसमेंट 0 काउंट होगा। ओके, इफ दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट एंड दिस इज योर डिस्टेंस, अभी मैं आगे जाके दिखाऊंगा अभी। सो जहां पर आप अपने पीक पर हैं वहां पर ऑटोमेटिकली ग्राफ में भी आप अपने पीक पर हैं, which shows greatest displacement. So if a set of axes is drawn through the source at O, जहां से सोर्स स्टार्ट हो रहा है वहां पे आप set of axes बना दें, एक y axis बना दें, एक x axis बना दें, with y axis showing vertical displacement, और y axis पे आप displacement रख लें of vibrating particle. The waveform is then represented by the graph of displacement y against distance x. तो ऑटोमेटिकली ना ये डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस का ग्राफ बन जाएगा जिसमें डिस्प्लेसमेंट y एक्सिस पे होगा और डिस्टेंस x एक्सिस पे होगा। ऐसा हर वेव में नहीं हो पाता। हमने आपको समझाने के लिए पिक ही किया है ट्रांसवर्स वेव, क्योंकि उसमें ऐसा हो पाता है कि जो एक्चुअल वेव है ना, दैट एक्चुअल वेव की जो फोटो होगी एट एनी इंस्टेंट would give you the displacement distance graph of that wave. वही विजुअलाइजेशन उसका एक मैथमेटिकल ग्राफ भी बन सकता है डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस, with displacement on y axis and distance on x axis, जो कि अभी यहाँ लिखा हुआ आ जाएगा कि this graph represents the displacements of various particles from their individual equilibrium position along the direction of the wave at a particular इंस्टेंट। किसी भी एक इंस्टेंट पे, किसी एक लम्हे पे कौन सा पार्टिकल किस डिस्प्लेसमेंट पे है, अगर आप उसका ग्राफ बनाना चाहते हैं विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, तो ये एक्चुअल ग्राफ भी है और ये एक्चुअल वेव भी है और ये उसका ग्राफ भी है डिस्प्लेसमेंट का डिस्टेंस के साथ।
क्या यहाँ तक आप सारे मेरे साथ हैं? सर आप क्या नाम है, एनर्जी अप एंड डाउन दे रहे हैं, तो जो पार्टिकल्स वाइब्रेट होंगे वो राइट और लेफ्ट होंगे, राइट? नहीं नहीं, पार्टिकल्स भी तो ऊपर नीचे ऑसिलेट कर रहे हैं। यानी ये पार्टिकल जो भी यहाँ पर है, ये हमेशा यहाँ नहीं रहेगा, थोड़ी देर बाद नीचे आ जाएगा, ये वाला ऊपर चला जाएगा। लेकिन आपकी एनर्जी तो राइट साइड पे जा रही है सर। हाँ, एनर्जी टू द राइट जा रही है, बिल्कुल। एनर्जी का ट्रांसफर राइट की तरफ है, बट एनर्जी जब आगे की तरफ जा रही होती है ना, तो वो रास्ते में जो पार्टिकल्स है उनको ऑसिलेट कराते हुए जा रही तो है। दे उनको जब ऑसिलेट। ऑसिलेट, उनको किस तरह ऑसिलेट करेगी वो डिपेंड करता है सोर्स के ऑसिलेशन के ऊपर, सोर्स की ऑसिलेशन किस तरह की। ओके। तो उस तरह की ऑसिलेशन आप रास्ते में पार्टिकल को एक्सपेक्ट करेंगे। खैर अभी इस पर डिस्कशन कंप्लीट नहीं हुई है। इस वेव को, अब ये जो एक्चुअल वेव है, अगर मैं ऐसे विजुअलाइज करता हूँ, तो मैंने इसमें डिफरेंट पॉइंट्स मार्क कर दिए हैं, ए बी सी डी। तो in a wave there are points that are at their peak, जो कि हमेशा अपने पीक पे नहीं रहेंगे। हर उरूज को जवाल है। चलो इतनी उर्दू आती है कम से कम। So if a particle is at its peak, it will not always stay at the peak. Okay, after some time you will see कि वो मीन पर आ चुके हैं, और जो मीन पे वो एक्सट्रीम पे जा चुके हैं। So आपकी वेलोसिटी आगे की तरफ, वेलोसिटी का मतलब वेव की वेलोसिटी, यानी एनर्जी आगे की तरफ जा रही है, पार्टिकल ऊपर नीचे ऑसिलेट कर रहे हैं। अब इसमें एक चीज जिसे कहते हैं क्रस्ट, यानी द पॉइंट्स ऑन द वेव, जो कि अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जब मैं इस वेव को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, तो जैसे मुझे पॉइंट ए है, पॉइंट सी है, ये अपने पीक पे नजर आ रहा है। ऐसे पॉइंट्स जो कि अपने पीक डिस्प्लेसमेंट पर प्रेजेंट होते हैं एक ट्रांसवर्स वेव में, उन्हें हम कहते हैं क्रस्ट। सो the peaks of the wave such as A and C are called wave crest, and the bottom of the wave such as B is known as the wave trough. तो आई थिंक शायद वो लेवल्स में भी आपने पढ़ा होगा क्रस्ट ट्रफ क्या है। ये क्रस्ट और ट्रफ अलग चीजें हैं और एम्पलीट्यूड अलग चीजें। क्रस्ट एंड ट्रफ आर सिंपली पॉइंट्स ऑन अ वेव, कि भाई ये वेव में एक पॉइंट है जो कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, ये वेव में एक पॉइंट है जो कि मिनिमम डिस्प्लेसमेंट है। समझ रहे हो आप मेरी बात? फ्रॉम यानी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन पे। एम्पलीट्यूड कोई पॉइंट नहीं होता, एम्पलीट्यूड एक फिजिकल क्वांटिटी है जो मेजर होती है। इट्स द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम एक पोजीशन। ओके, क्रस्ट एंड ट्रफ की कोई वैल्यू नहीं होती है, दे आर जस्ट नेम ऑफ अ पॉइंट्स, कि भाई ये पॉइंट है, एक्सट्रीम पर इसको क्रस्ट बोल दो, ये एक्सट्रीम पे इसको क्रस्ट बोल दो, ये लोअर एक्सट्रीम पे इसको ट्रफ बोल दो, बट दे आर नॉट फिजिकल क्वांटिटी, उनको कोई मेजर नहीं किया जाता है, दे आर जस्ट पॉइंट्स, नेम ऑफ पॉइंट्स। तो द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट y naught of rope from the equilibrium position is known as the amplitude of the wave. So जो maximum displacement होगी, जैसे इस केस में वो peak value मैंने y naught रखी, कोई भी नाम रख दो उसका, that will be your amplitude. The distance between two successive particles such as p and q which are in phase with each other is known as wavelength lambda of the wave motion. अच्छा, ये वाली जो लाइन ना, ये आपको भी समझ ही नहीं आएगी, शायद वो लेवल से ही बताते होंगे। वो दो पॉइंट्स जो इन फेज हो, उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो वेवलेंथ होता है। अभी नेक्स्ट क्लास में हमारा पूरा लेक्चर सिर्फ फेज डिफरेंस के ऊपर होगा, क्या फिर फेज होता है, क्या है फेज डिफरेंस, क्या होता है, उसको कैसे मेजर करते हैं। तो जब आपको वो समझ आएगा तभी आपको समझ आएगा कि इन फेज और आउट ऑफ फेज का मतलब क्या होता है, और फिर आपको इस पॉइंट का मतलब समझ आएगा कि द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव पार्टिकल्स such as p and q which are in phase with each other is known as wavelength. तो अभी wavelength ये बड़ी प्रीमियम डेफिनेशन है, बट अभी हम अनफॉर्चुनेटली इसको नहीं समझ सकेंगे, तो एक दो लेक्चर के बाद आपको समझ आ जाएगा इसका मतलब क्या। बाकी हाँ, एक वेवलेंथ की बहुत थकी हुई डेफिनेशन है जो आपने बचपन में याद की होगी, distance between two consecutive crust
and or two consecutive crests is equal to wavelength. ये शायद वेवलेंथ की सबसे को थकी हुई डेफिनेशन है, सही है, लेकिन ये है करेक्ट, ये गलत नहीं है. तो and examiners don't want to listen to these बच्चों वाली discussions. So this is why they usually don't ask what is wavelength, because they know you're gonna write this. The distance between two consecutive crest and trough is wavelength. Yeah, अगर for example longitudinal wave है तो it's the distance between the centers of the two compression or the centers of the two rarefaction. That is equal to wavelength. And तो एग्जामिनर क्या करता है, या तो वो जब भी क्वेश्चन बताएगा ना लिखेगा स्टेट with reference to the phase difference with reference to this with reference to this, because there are numerous ways through which you can define this. तो पहले तो वो स्पेसिफाई करेगा, बिकॉज वो इस बात की इंडिकेशन है कि वो ये बेवकूफ वाली बात नहीं सुनना चाह रहा. सिमिलरली एमसीक्यू में वो लिख देते हैं अक्सर ना कि which of the following is a wrong definition of wavelength. अब अगर तुम एक ही रट्टा मार के गए हो तो वो तो उसमें शायद होगी, बाकी तीन में तुम ढूंढते रह जाओगे कि दो कौन से सही और कौन से गलत है. तो यू नीड टू मेक श्योर कि आप वेवलेंथ की ना प्रॉपर डेफिनेशन को समझें. मेरा ये मानना है कि जिस बच्चे को जेन्युइनली वेवलेंथ का मतलब समझ आ गया ना, जो हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे, इसका मतलब उसके आगे सही वाला खुल गया वेव का कॉन्सेप्ट, बिकॉज उसको समझने में ना बहुत मेहनत लगेगी, बहुत बिट बाय बिट समझेगा तब तक हमें एक्चुअली वेवलेंथ का मतलब समझ आएगा कि व्हाट इज द वेवलेंथ. सही है. अच्छा, ये वो डिस्कशन है इंशाल्लाह जो हमें अगली क्लास में करनी है, क्योंकि ये इतनी लंबी डिस्कशन है कि अभी हम स्टार्ट नहीं कर सकते और ये पूरी एक साथ ही होगी. अभी हम एक काम कर सकते हैं, 7-8 मिनट है ना हमारे पास. देखिए, एक लॉन्गिट्यूशनल वेव का एक ट्रांसवर्स वेव का जो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ग्राफ होता है ना, वो कैसे बनता है. वो सर इज देयर वेवलेंथ नहीं, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से टाइम पीरियड निकलता है. ये तो खैर हाँ, ये भी एक कॉमन मिस्टेक है जो कभी-कभी बच्चे कर देते हैं. डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से पीक से पीक कैलकुलेट करके, वो टाइम का ग्राफ है तो वो टाइम पीरियड बताएगा. यू नो, एक वेवलेंथ का वो इंटरवल बताता है ना, वो डिस्टेंस तो बता ही नहीं सकता क्योंकि एक्स एक्सिस पे है ही टाइम. सो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में जब एक ऑसिलेशन कंप्लीट होती है तो यू गेट टाइम पीरियड ऑन द एक्स एक्सिस. डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस में जब एक ऑसिलेशन कंप्लीट होती है तो यू गेट वेवलेंथ ऑन द एक्स एक्सिस. अच्छा, जो ट्रांसवर्स वेव है उसमें जो एक्चुअल वेव है ना, लाइक उसी का अगर आप स्केच बना लेंगे या उसी की फोटो लेके डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के ग्राफ में कन्वर्ट कर देंगे तो आपको वहां से उसका डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ग्राफ मिल जाएगा. लॉन्गिट्यूशनल वेव का जो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ग्राफ है ना, वो कैसे बनता है वो जरा समझने की कोशिश करते हैं. पता नहीं 5 मिनट में बस कोशिश करते हैं. अगर आप याद करें फॉर अ साउंड वेव, लॉन्गिट्यूशनल वेव, लेट्स से ये है आम जिंदगी. ओके, अज्यूम करें ऑल द पार्टिकल्स आर हैव मेंटेन्ड a more or less equal distance from each other, जबकि साउंड इज नॉट पासिंग थ्रू द मीडियम. ठीक है, फिर जैसे इस मीडियम की तरफ साउंड जाएगी तो उसमें क्या होगा, इसमें यू गोना फाइंड कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन. ओके, सो दिस इज कंप्रेशन, पार्टिकल्स करीब आ गए, और उसके फौरन बाद बन गया रेयरफैक्शन. ठीक है भाई. ये एक्चुअल वेव है, ठीक है ना. This is how the actual wave looks like in sound. Particles करीब हो रहे हैं, दूर हो रहे हैं. तो at any instant आपने इसकी फोटो ले ली
और अब आप चाह रहे हैं आप इसका डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस कराएं। अब यहाँ पे जो पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट है वो भी एक्स एक्सिस पे ही हो रही है, बट ग्राफ तो वाई एक्सिस से बनेगा ना, वाई और एक्स एक्सिस से बनेगा। सो दिस इज डिस्प्लेसमेंट, दिस इज डिस्टेंस, ठीक है। अगर आप गौर से देखें तो मैं इसको 4 हिस्सों में तोड़ देता हूं, ठीक है। दिस इज कंप्रेशन एंड दिस इज rarefaction, ठीक है। This is center of the compression, this is center of the rarefaction, right? अच्छा, आप इस पार्टिकल को देखें, ये पार्टिकल पहले यहाँ पे, अब ये पार्टिकल यहाँ पे आ गया, नजर आ रहा है आपको? This particle has moved to the right, और ठीक ठाक मूव हुआ है। अगर आप गौर से देखेंगे ना, आउट ऑफ दीज 3 पार्टिकल्स तीनों टू द राइट गए, लेकिन जो दूर वाला है ना वो सबसे ज्यादा दूर गया। ओके, सो दिस हैज कवर्ड द ग्रेटेस्ट डिस्प्लेसमेंट, इसने उससे कम किया, इसने उससे कम किया, और ये जो हडराम है ना ये वहीं बैठा हुआ है जहां पहले था। देख रहे हो आप मेरे पास? सो जो कंप्रेशन का जो सेंटर पॉइंट है ना वो डिस्प्लेस ही नहीं हुआ एक्चुअली अपनी जगह पे, और जो एक्सट्रीम पॉइंट है ना वो सबसे ज्यादा डिस्प्लेस हुआ है टू द राइट। तो इस पॉइंट की डिस्प्लेसमेंट सबसे ज्यादा है, ठीक है। तो मैंने इसको मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट छोड़ दिया, और इस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट है ही नहीं। देख लो, पहले भी यहीं था, अभी भी यहीं पर है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट मैंने 0 मेक सेंस? अच्छा, इस पॉइंट पर आते हैं। ये पॉइंट मूव कर चुका है टू द लेफ्ट, और अगेन इफ यू लुक एट दीज 3 पॉइंट्स, तो तीनों ही टू द लेफ्ट मूव हुए, लेकिन ये सबसे ज्यादा लेफ्ट पे मूव हुआ। तो अगर डिस्प्लेसमेंट टू द राइट इज पॉजिटिव, so all the displacement to the left has to be taken as negative. So I'm going to keep this displacement as maximum but negative. समझ रहे हो आप मेरी बात? फिर ये रेयरफैक्शन का सेंटर है, ये सेंटर वाला पार्टिकल है, अपनी पोजीशन से ना राइट हुआ है ना लेफ्ट हुआ है, 0 डिस्प्लेसमेंट पर है। सो यहाँ पे भी डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी 0, ठीक है। और ये जो आखिरी वाला पार्टिकल है ना, इट हैज मूव्ड by the maximum amount to the right, तो अगेन इसको मुझे पॉजिटिव लेना पड़ेगा। अब अगर मैं इसको कनेक्ट करूंगा ना, ये सारे लेफ्ट नेगेटिव है, ये सारा नेगेटिव है, ये सारे पॉजिटिव है, ये सब पॉजिटिव है, ये भी टू द राइट है, ये भी पॉजिटिव है। सर ये सबसे ये नेगेटिव स्पेस में जो आपने बनाया है वो किसका है, वो प्लीज बता देंगे? ये वाला, ये इस पार्टिकल का। जी सर। ये वाला पार्टिकल जो डिस्प्लेस हुआ है ना, ये टू द लेफ्ट डिस्प्लेस हुआ है और सबसे मैक्सिमम डिस्प्लेस हुआ है। तो मैंने मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट दिखाया लेकिन नेगेटिव में दिखाया। सर आपने रैंडम पॉइंट पिक करके ग्राफ बनाया है? एक मिनट मैं भी लेता हूँ क्वेश्चन। सॉरी, हाँ मैग्नीट्यूड सेम, मैग्नीट्यूड सेम। तो लेकिन वो आएगा नीचे, वो उस वाई एक्सिस के नेगेटिव पे नहीं है तो नेगेटिव ही, बट इस पॉइंट पर जो होगा मुझे वो मिलाना। प्लॉटिंग ऐसे होती है ना, एक्स और वाई, ठीक है। जी बेटा आप कुछ पूछ रही थी, बोले। Sir, why have you taken random points and then have you plotted the graph? असल में उसकी वजह ये है कि लॉन्गिट्यूडनल वेव है ना, लॉन्गिट्यूडनल वेव में पार्टिकल मूव कर रहा है, ऑसिलेट भी कर रहा है अलोंग एक्स एक्सिस, और एनर्जी भी जा रही है अलोंग एक्स एक्सिस। बट ग्राफ ऐसे नहीं बनता ना कि दोनों चीजें एक्स एक्सिस पे आ जाए। कोई भी पॉइंट उठा लेती है और ग्राफ प्लॉट कर देती। अच्छा, हाँ आप कोई सा भी उठा सकते हैं। आइडियल ये होता है कि एक्सट्रीम पॉइंट्स उठाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक कंप्लीट वेव की ना, जैसे फॉर एग्जांपल आपने कंप्रेशन पकड़ा तो कंप्रेशन का सेंटर ले लिया और बाहर ले लिया। बिल्कुल आप अगर बीच से लेंगे ना, फॉर एग्जांपल अगर आप इस पॉइंट को प्लॉट करेंगे तो वो यहाँ पर आएगा, आप इस पॉइंट को प्लॉट करेंगे वो यहाँ पर आएगा। तो मैंने सारे प्लॉट, हाँ वैसे तो, बट इसको रट नहीं सकते हो ना, पोजीशन के हिसाब से देखना पड़ेगा, बिकॉज़ इट डिपेंड्स ना। वो कंप्रेशन के सेंटर से स्टार्ट करेंगे तो फाइनल ग्राफ बन जाएगा। हाँ है साइनोसॉइडल, कॉस साइन, यानी सारे साइनोसॉइडल है बिल्कुल। अब तो कोई इतनी कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन है, एग्जाम में देख असेस कैसे होती है, सवाल चलते हैं। उन्होंने एक
लॉन्गिट्यूशनल वेव है जो कि लेफ्ट से राइट जा रही है, उसका डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ग्राफ दिया, कहने इसने कंप्रेशन का सेंटर बता। आधी आवाम तो इस ग्राफ को देख के पहले बुखार में आ जाएगी कि लॉन्गिट्यूशनल वेव ऐसी क्यों दिखती है। पहली बात तो समझने की जरूरत है कि भाई ये ग्राफ एक्चुअल वेव नहीं है, एक्चुअल वेव ऐसी दिखती नहीं है, बट ग्राफ तो ऐसा दिख सकता है ना, वो तो सबका ग्राफ तो ऐसे ही बनेगा डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस का। कह रहा है इसमें क्या बताओ, कंप्रेशन का सेंटर बताओ। सही है, तो वो तो ठीक है, इसका आंसर भी है क्योंकि हमें यहां से नजर आ रहा है ये कंप्रेशन, और ये क्या है कंप्रेशन का सेंटर। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जिसके बगैर ये क्वेश्चन हो ही नहीं सकता था, वो ये कि डिस्प्लेसमेंट टू द राइट को इन्होंने पॉजिटिव लिया हुआ है और टू द लेफ्ट को इन्होंने नेगेटिव लिया हुआ है। समझ रहे हो आप मेरी बात? उसकी वजह ये कि बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, यू नो, अनलेस यू विजुअलाइज इट इन दिस वे ना, कोई शॉर्टकट नहीं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। बट यू नो, मैं कुछ जगहों पे एक्सप्लेनेशन देखता हूँ तो मेरे सर में दर्द हो जाता है, यानी लिटरली रटवा रहे बच्चों को, क्या बोल रहे हैं कि ये कंप्रेशन होता है याद कर ले और ये रेयरफेक्शन होता है। हालांकि मुझे एक बात बताएं, आज वो साइन कन्वेंशन चेंज कर देना, टू द राइट को उसने पॉजिटिव लिया हुआ, टू द लेफ्ट को उसने नेगेटिव लिया, अभी ये उल्टा कर देना तो यही ग्राफ यू बनना शुरू हो जाएगा। यही कंप्रेशन होगा जो कि किसी और तरीके से निकलेगा, और रेयरफेक्शन किसी, तो आप इसको रट नहीं सकते हो। समझ लो, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि भाई हाँ, एक बात आप ध्यान में रख सकते हैं कि जो कंप्रेशन का सेंटर है ना वो हमेशा जीरो डिस्प्लेसमेंट पे होगा, और जो रेयरफेक्शन का सेंटर है वो भी हमेशा जीरो डिस्प्लेसमेंट पे होगा। समझ रहे हो आप? बट ये डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ग्राफ है। इस सिचुएशन में जबकि आपने टू द राइट को पॉजिटिव और टू द लेफ्ट को नेगेटिव दिया हुआ है, ये कंप्रेशन रिप्रेजेंट कर रहा है और ये रेयरफेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है। ये कंप्रेशन का सेंटर है। तो सवाल यही है, विच पॉइंट इन द ग्राफ इज द सेंटर ऑफ अ कंप्रेशन। ठीक है, तो मैंने आपसे कहा था ना कि लाइक वी नीड टू गो इनसाइड दिस चैप्टर बिट बाय बिट, तभी हम ये छोटी छोटी चीजों को क्लियर कर पाएंगे। और अभी व्हाट इज अ वेव में पूरे 2 लेक्चर हो रहे हैं, तब जाके ना हम वेव के फंडामेंटल्स को समझ पाएंगे, एंड फिर इंशाल्लाह फिर हम एक्सेलरेट कर जाएंगे, कोई मसला नहीं है, फिर हमें प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ तक किसी के दिमाग में कोई सवाल है तो प्लीज पूछ लें। No question. हाँ, वो ये रट्टा नहीं मारना, बट उस केस में फिर डी हो जाएगा। Sir, why did you bend the graph lines the way you did? Why is the gradient negative or positive and not linear? हाँ, यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन की ये प्रॉपर्टी है, A2 में पढ़ेंगे किस तरह से, बट अभी तो हम समझ लो बस स्केच बना रहे हैं ना, तो वो ऐसा ही बन रहा है। A2 में ये स्केच ऐसा ही क्यों बनता है इसके ऊपर हम पढ़ेंगे। नहीं, सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है क्या, वो किस तरह पार्टिकल्स को इस तरह की ऑसिलेशंस को फोर्स करता है, तो उसके ओरिजिन के लिए थोड़ा सा आपको A2 का वेट करना है। I don't need. ना या अगर अभी नहीं पता तो नॉट अ प्रॉब्लम। ठीक है भाई, मिलते हैं इंशाल्लाह अगली क्लास में, और कल ऑनलाइन है और परसों इंशाल्लाह विल स्टार्ट एट 7:15। सही।